मैं तो तुम्हें बहुत दिलेर समझता था, लेकिन तुम तो बुज़दिल निकले। मैंने इसे धक्का देकर जीप से नीचे गिरा दिया। जब तुमने और मीरा ने मेरी धुनाई की थी तो मैंने तो तुमसे माफ़ी नहीं मांगी थी। अब तुम क्यों रहम की भीख मांग रहे हो? तुम्हें कम से कम अपनी मूँछों की तो लाज रखनी चाहिए। चल उठ, मुझे तुमसे अपना हिसाब लेना है। आचर उठ तो गया मगर बदस्तूर गिड़गिड़ा रहा था। मैंने राइफल का बट इसके मुंह पर दे मारा। वो चीख उठा, मेरा हाथ नहीं रुका। दूसरी तरफ इसकी पसलियों पर लगी वो बिलबिलाता हुआ नीचे गिरा। मैंने इसे ठोकरों पर रख लिया। वो ज़मीन पर लौटता और चीखता रहा, लेकिन मुझे इस पर ज़रा रहम नहीं आया। उठो, मैंने एक और ठोकर मारते हुए कहा। जितना तेज़ भाग सकते हो भागो। वो उठ तो गया मगर भागने के बजाय दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। भागता है या सीना छलनी कर दूं, मैं चीखा। वो चंद लम्हे दहशत ज़दा सी नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो 15-20 गज आगे निकल चुका था। इसके मुँह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मैंने राइफल सीधी की और ट्रिगर खींच लिया। वीराना एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठा। इस मर्तबा इसमें आचर की चीखें भी शामिल थी। वो लड़खड़ा कर ढेर हो गया। मैंने करीब जाकर इसे देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की और मुड़कर लड़की की तरफ देखने लगा जो जीप से टेक लगाए खड़ी थर थर काँप रही थी। किसी जराइम पेशा ग्रोह में शामिल होना अलग बात है, लेकिन जब सूरत हाल ऐसी हो तो बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। आचर की हालत इसने देखी थी कि वो किस तरह गिड़गिड़ा कर मुझसे रहम की भीख मांग रहा था, और वो तो फिर एक औरत थी, फितरतन कमज़ोर। इसने 3 आदमियों को मेरे हाथों गोलियों से छलनी होते देखा था। इसका खौफजदा होना फितरी बात थी। मैंने राइफल कंधे पर लटका ली और जीप के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। मीरा दोनों सीटों के बीच औंधा पड़ा था। मैंने बगलों में हाथ डालकर पहले इसे सीट पर डाला और फिर जीप से नीचे धकेल दिया, और इसका रिवॉल्वर सीट पर ही पड़ा हुआ था जिसे मैंने उठा लिया। रिवॉल्वर के तमाम चैम्बर भरे हुए थे। मेरे जहन में अचानक यह ख्याल आया। मैं जीप से कूद कर मीरा की लाश के लिबास की तलाशी लेने लगा। कमीज़ के पहलू में भी एक जेब थी जिसमें रिवॉल्वर के फाजिल कारतूस भरे हुए थे। मैंने वो कारतूस निकाल कर अपनी पतलून की जेब में डाल लिए, रिवॉल्वर को हाथ में रखा और राइफल रेत पर फेंक दी और घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। मुकद्दम की लाश ड्राइविंग सीट पर औंधी पड़ी थी। मैंने इसे खींच तान कर जीप से निकाला और घसीटते हुए दूर ले जाकर रेत पर डाल दिया। ड्राइविंग सीट और इसके सामने फुट मैट पर खून बिखरा हुआ था। लगता था जैसे यहाँ गाय ज़िबा कर दी गई हो। मैं इस लड़की की तरफ घूम गया जो बड़ी दहशत ज़दा सी नज़रों से मेरी ये कार्रवाई देख रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? बेला वो हकला कर बोली। बेला अच्छा नाम है, मैंने कहा, और मेरा ख्याल है तुम ड्राइविंग भी जानती हो। चलो सीट पर बैठो। मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ इशारा किया, मगर ये खून। वो सीट की तरफ देखते हुए हकलाई। रेत उठाकर सीट पर डालो और बैठ जाओ, मैंने जवाब दिया और आगे बढ़कर सीट के साथ रखी हुई मुकद्दम की राइफल उठाकर जीप के पिछले हिस्से में डाल दी। बेला चल लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर दोनों हाथों से रेत उठाकर सीट पर डालने लगी। अच्छा खासा खून फैला हुआ था। रेत तर हो गई। मुझे डैशबोर्ड के खाने में मैला सा एक कपड़ा मिल गया। मैंने इस कपड़े से सीट पर डाली जाने वाली रेत नीचे फेंक दी। मजीद रेत डालने से खून पूरी तरह इसमें जज़ब हो गया। इस कपड़े से मैंने दोबारा सीट साफ कर दी। बेला ने जिस तरह लफ्ज़ खून कहा था, इससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हिंदू थी। हिंदी बोलने वालों की ज़ुबान से उर्दू के बाज़ अल्फाज मुश्किल ही से निकलते हैं। यहाँ इस सारी कार्रवाई में 1 घंटा लग गया था। इस वक्त शायद 5 बजने वाले थे। दिन का उजाला फैलने लगा था। जीप की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरा हाथ मैंने डैशबोर्ड पर जमा रखा था। हमारे चारों तरफ ताहद निगाह रेगिस्तान फैला हुआ था। सब्ज़ी के नाम पर कहीं कोई झाड़ी तक नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ की रहने वाली हो? मैंने बेला की तरफ देखते हुए पूछा। गोड़गांव की, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। ये कहाँ है? मैंने पूछा। दिल्ली के करीब एक छोटा सा शहर है, बेला ने जवाब दिया। इस वडेरे से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? क्या नाम है इसका? हाँ, रईस कब्बू। मैं चंद लम्हे खामोश रहा और फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोला। दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है और सरहद से सैकड़ों मील दूर है, और रईस कब्बू का वो गांव या डेरा सरहद से कई घंटों के फासले पर पाकिस्तान में वाक़ है। तुम्हारा रईस कब्बू से क्या ताल्लुक़ है? वो मेरा दोस्त है, बेला ने जवाब दिया। वो अपने आप को बड़ी हद तक संभाल चुकी थी। चंद साल पहले वो हिंदुस्तान आया था। हमारी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। इसके बाद मैं भी 1-2 मरतबा कराची गई थी। वो मुझे पसंद करने लगा था। इस तरह हमारी मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहा। कभी वो हिंदुस्तान आ जाता और कभी मैं पाकिस्तान चली जाती, और ये आमदोरफ्त गैर कानूनी होती थी। मैंने चुभती हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। इन मुलाकातों का मकसद, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके अलावा और क्या मकसद होगा? इसने जवाब दिया। बात हलक से नहीं उतरती, मैंने कहा। मैं असल मकसद जानना चाहता हूँ, लव स्टोरी नहीं सुनना चाहता। रात की तारीकी में गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करना और फिर एक ला ताल्लुक आदमी को कैदी बनाकर सरहद पार पहुँचाना, ये
तुम्हारी लव स्टोरी का हिस्सा तो नहीं है? मुझे यकीन है कि मुझसे पहले भी मुझ जैसे लोगों को इस तरह सरहद पार पहुंचाया जाता होगा। क्या हिंदुस्तान में किसी जगह गुलामों की मंडी भी लगती है? गुलामों की मंडी? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ, जहाँ अगवा किए हुए मुझ जैसे हट्टे कट्टे नौजवानों की खरीदो फरोख्त होती है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसी कोई मंडी लगती है। बेला ने जवाब दिया। तो फिर मुझे कहाँ ले जाया जा रहा था? मेरे इस सवाल पर वो एक बार फिर चौंक गई। मुझे नहीं मालूम, वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। मुझे तो इनके साथ कुदालिया तक जाना था। वहाँ से मैं माउंट अबू चली जाती और जयपुर होती हुई दिल्ली का करती। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें कहाँ ले जाना चाहते थे। जाहिर है मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मजीद सवाल करने के बजाय मैं खामोश बैठा इधर उधर देखता रहा। मशी की उफक पर शफक की सुर्खी फैलने लगी थी जो शाह खावर की आमद का पता बता रही थी। जीप को अचानक ही धचके लगने लगे थे। इंजन बुरी तरह खांसने लगा। इसकी रफ्तार भी बतदरीज कम होती चली गई। फ्यूल खत्म हो गया है। बेला ने फ्यूल डालने वाले डायल की तरफ देखते हुए कहा। सुई 0 पर पहुंचकर साकित हो चुकी थी। घबराओ नहीं, पीछे पेट्रोल के 3 कैन रखे हुए हैं। जीप रोक लो, मैं टैंक में पेट्रोल डाल देता हूं, मैंने कहा। बेला ने जीप रोक कर इंजन बंद कर दिया। मैं जीप के पिछले हिस्से में आ गया जहां सीट के नीचे पेट्रोल के कैन रखे हुए थे। मैंने एक कैन उठा लिया और ढकना खोलकर जीप की टैंकी में पेट्रोल डालने लगा। वो कैन 5 गैलन का था। मैंने पूरे का पूरा पेट्रोल टैंकी में उंडेल दिया। सूरज तुलू हो चुका था। धूप निकलते ही किरणें सुइयों की तरह जिस्म में चुभने लगी। मैं जानता था धूप जैसे जैसे तेज होती जाएगी हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। दिन के वक्त किसी सहरा में सफर करना कयामत से कम नहीं होता। जीप को दोबारा स्टार्ट होने में चंद मिनट लगे थे। हमारा सफर बहरहाल दोबारा शुरू हो गया। जीप के दोनों तरफ बाहर की साइड पर पानी का एक मशकीज़ा लटका हुआ था। मैंने एक मशकीज़ा उतार लिया। पहले चंद घूंट पानी पिया और फिर मशकीज़ा बेला की तरफ बढ़ा दिया। एक हाथ से मशकीज़ा मुंह से लगाकर पानी पीने की कोशिश करते हुए कुछ पानी इसके गले पर बहता हुआ शर्ट के अंदर किसी जगह गायब हो गया। हम तकरीबन 1 घंटे तक सफर करते रहे। धूप खासी तेज हो गई थी। रेत भी तपने लगी थी और मैं सोच रहा था कि अगर हम जल्दी ही किसी महफूज जगह पर न पहुंचे तो हमारे दिमाग पिलपिले हो जाएंगे। बेला ने अचानक जीप रोक ली और इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरा ख्याल है हम असल रास्ते से हट गए हैं, बेला ने जवाब दिया। इसकी आंखों में वहशत और लहजे में तशवीश थी। रईस कब्बू ने रवानगी से पहले मुकद्दम से कहा था कि दलदल के साथ साथ सफर करते रहें। वो रास्ता कुदालिया तक पहुंचा देगा। मैंने कहा, यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि दलदल किस तरफ है। बेला ने जवाब दिया। वो जीप से उतर गई। मैंने भी अपनी सीट छोड़ दी और हम एक छोटे से टीले पर चढ़ गए। वो इस तरफ, मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। झाड़ियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है दलदली इलाका भी इस तरफ हो। वो शराब भी हो सकता है। बेला ने इस तरफ देखते हुए जवाब दिया। किसी शराब के चक्कर में फंसने के बाद मौत ही पीछा छोड़ सकती है। वो शराब नहीं है, मैंने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। अगर शराब होता तो किसी और तरफ भी ऐसा मंजर दिखाई देता, लेकिन किसी तरफ ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। वो झाड़ियाँ ही हैं और यकीनन दलदली इलाका भी इस तरफ है। हम टीले से उतर आए और फिर बेला ने जीप का रुख इस तरफ मोड़ दिया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो झाड़ियों का जंगल था और इसके साथ दलदली इलाका था। जीप झाड़ियों से कुछ फासले पर चलती रही, लेकिन हम एक बार फिर दलदली इलाके से बहुत दूर निकल गए। टीलों के करीब से गुजरते हुए जीप की रफ्तार फिर कम होने लगी। अब तक हम जिस इलाके में सफ़र करते आए थे रेत सख्त और जमी हुई थी, लेकिन अब यह खिता ऐसा नहीं था। रेत नरम थी और जीप के पहिए धंस रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार जीप रुक गई। बेला इंजन को रेस देती रही और रेत में धंसे हुए पहिए घूमते रहे। मैं नीचे उतर आया। पहिए पूरे के पूरे रेत में धंसे हुए थे। इनके घूमने से रेत उड़ रही थी और पहियों के नीचे रगड़ से कुछ और गहरे हो गए थे। मैं अतराफ में देखने लगा। पहियों के नीचे पत्थर वगैरह रखकर जीप को निकाला जा सकता था, मगर हमारे चारों तरफ रेगिस्तान था। पत्थरों का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बेला भी नीचे उतर आई। हम आधे घंटे तक कोशिश करते रहे, मगर जीप रेत के उन गढ़ों से नहीं निकल सकी। इस वक्त सुबह के 9 बजे थे, मगर धूप नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। टी शर्ट चिपक रही थी, जिससे कुछ ज्यादा ही उलझन हो रही थी। मैंने टी शर्ट उतार कर इसे सर पर डाल लिया और बेला की तरफ देखने लगा। इसकी हालत मुझसे ज्यादा अबतर थी। वो जीप के साए में बैठी हुई थी, लेकिन तपिश तो जाहिर है थी, वहाँ भी थी। इसने शर्ट का एक और बटन खोल दिया था। मैं इससे नजरें बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मशकीज़ा उठाकर पानी के 1-2 घूंट भरे
मारे और मशकीज़ा मैला की तरफ बढ़ा कर टीले पर चढ़ने लगा। मेरे पैर तपती हुई रेत में धंस रहे थे। तकरीबन 50 फीट ऊंचे टीले पर चढ़ने में 6-7 मिनट लग गए। टीले की दूसरी तरफ रेत का हमवार मैदान सा था। शीशे की तरह चमकती हुई रेत पर नजर टिकाना मुश्किल हो रहा था। इस मैदान की दूसरी तरफ एक ऊंची पहाड़ी नजर आ रही थी। मैं देर तक इस पहाड़ी की तरफ देखता रहा। जब मुड़कर देखा तो बेला भी टीले पर चढ़ रही थी। कुछ देर बाद वो मेरे करीब खड़ी इस पहाड़ी की तरफ देख रही थी। मुझे याद आ गया, इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। ये वही पहाड़ी है। अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो कदालिया तक आसानी से पहुँच सकेंगे। तुम्हारा मतलब है कि कदालिया इस पहाड़ी से इतना करीब है कि हम आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे? कदालिया इस पहाड़ी से 7-8 कोस के फासले पर है, बेला ने जवाब दिया। पहाड़ी के इलाकों में हमें धूप से बचने और आराम करने को जगह मिल जाएगी। रात के वक्त कदालिया तक का फासला तय करना मुश्किल नहीं होगा। बेला की बात काबिल गौर थी। जीप रेत के गढ़ों में इस तरह फंसी थी कि इससे निकालना मुमकिन नहीं रहा था। बेहतर यही था कि हम जीप छोड़कर किसी तरह इस पहाड़ी तक पहुंच जाए और दिन वहाँ गुजारने के बाद रात के वक्त कदालिया का रुख किया जाए। मैं एक बार फिर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। मेरे ख्याल में फासला 2-2.5 मील से ज़्यादा नहीं था। यहाँ पड़े पड़े चिलचिलाती धूप का शिकार होने से बेहतर था कि इसी पहाड़ी तक पहुँचने की कोशिश की जाती। तुम यहीं रुको, मैं जीप से पानी के मशकीज़े ले आऊँ तो फिर हम चलते हैं, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर टीले से उतरने लगा। मैंने पानी के दोनों मशकीज़े अपने कंधों पर टांग लिए। चलते चलते मेरी नज़र मुकद्दम वाली राइफल पर पड़ गई। मेरे पास अगरचे मीरा वाला रिवॉल्वर मौजूद था, लेकिन मैंने राइफल भी उठा ली। टीले पर पहुंचकर मैंने एक मशकीज़ा बेला के हवाले कर दिया, जिसे इसने कंधे पर टांग लिया और हम टीले की दूसरी तरफ उतरने लगे। कुछ दूर तक तो हम चलते रहे, लेकिन फिर कदम उठाना मुश्किल हो गया। आसमान पर आग बरसाता हुआ सूरज और पैरों के नीचे अंगारों की तरह तपती हुई रेत ऐसे लग रहा था जैसे जहन्नम किसी गर्म तरीन खित्ते में आ गए हों। मेरा ख्याल था कि हम 1-1.5 घंटे में इस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे, मगर 1 घंटा सफ़र करने के बाद भी वो पहाड़ी इतनी ही दूर नजर आ रही थी। मेरे हाथ में पकड़ी हुई राइफल आग में दहकने लगी थी, सलाख की तरह तप रही थी और अब ये मुझे एक ऐसा बोझ लगने लगी थी जिसे ज़बरदस्ती मुझ पर लाद दिया गया हो। मैंने राइफल की तरफ देखा और फिर इसे हाथ से छोड़ दिया। बेला की हालत मुझसे ज़्यादा अबतर थी। इसने ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मुश्किलात में ज़रूर गुजारा होगा, मगर ऐसा वक्त तो इस पर कभी नहीं आया होगा। वो हर 2-4 कदम बाद गिर जाती। मैंने इसे बाजू से पकड़ लिया और इसे अपने साथ साथ घसीटने की कोशिश करता रहा। अगर ज़मीन सख्त होती तो शायद ज़्यादा मुश्किल पेश ना आती, मगर नरम और भुरभुरी रेत में पैर धंस रहे थे। एक पैर रखने के बाद दूसरा कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। पसीना मेरे जिस्म से धार की सूरत में बह रहा था। हलक बार बार खुश्क हो जाता और ज़बान सूख कर कांटे की तरह तालू में चुभने लगी। हर चंद मिनट बाद पानी के 1-2 घूंट भरने पड़ते और मैं सोच रहा था कि अगर यही हालत रही तो हमारे दोनों मशकीज़े पहाड़ी तक पहुंचने से पहले ही खाली हो जाएंगे। पहाड़ी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गई थी। बेला चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने इसे उठाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। इसकी आंखें बंद थी और वो बेहिस्सो हरकत होकर रह गई थी। मेरे जहन में एक लम्हे को ख्याल उभरा था कि कहीं सन स्ट्रोक तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अगर बेला ख़त्म हो गई तो मैं भी इस जहन्नम से ज़िंदा नहीं निकल सकूंगा। मेरी ज़िंदगी बेला की ज़िंदगी से मशरूत थी। मैंने इसके चेहरे पर पानी के चंद छींटे मारे, कुछ पानी इसके हलक में टपकाया तो इसने कुसमुसाते हुए आंखें खोल दी। बेला, मैंने इस पर झुकते हुए कहा, हिम्मत से काम लो बेला, वो पहाड़ी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गई, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। मैं नहीं चल सकती, बेला करा उठी। हिम्मत से काम लो, मैंने कहा। यहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दम तोड़ने से तो बेहतर है कि कुछ कोशिश कर डाली जाए। ज़िंदगी को हमसे शिकवा तो नहीं रहेगा कि हमने इसे बचाने के लिए कोशिश नहीं की। मैं खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। वो पहाड़ी 2 फरलांग के फासले पर रह गई थी। फिर मेरी नज़रें ऊपर की तरफ उठ गईं और इसके साथ ही मैं कांप उठा। हमारे सिरों के आन ऊपर बहुत बुलंदी पर 4-5 गिद्ध मंडला रहे थे। पहले मैंने इसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया। वो देखो, आसमान पर मंडलाते हुए गिद्ध हमारे मलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम हिम्मत हार गए तो वो हमारे मलने का इंतजार किए बगैर हमारी बोटियां नोचना शुरू कर देंगे। बेला ने आसमान पर मंडलाते हुए गिद्धों को देखा और फिर झुर्झुरी से लेकर रह गई। मैंने इसे सहारा देकर उठा दिया और हम लड़खड़ाते हुए पहाड़ी की तरफ चलने लगे। गिद्धों के खौफ ने बेला में थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर दी थी। मैं बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। गिद्धों की तादाद अब बढ़ गई थी और इनकी बुलंदी भी कम हो गई थी। मुझे अंदेशा था कि शिकार हाथ से निकलते देखकर वो हम पर झपट न पड़े, इसलिए मैं बेला को घसीटते हुए तेज तर चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और मुझे सीने में सांस रुक
रुकता हुआ महसूस होने लगा। गिद्धों की तादाद 10-12 हो गई थी। वो काफ़ी नीचे आ गए थे। बेला एक बार फिर लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने झुककर इसे कंधे पर ला लिया और तेज़ तेज़ चलने की कोशिश करने लगा। पहाड़ी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गई थी। पैरों के नीचे अब रेत भी कदरे सख्त और जमी हुई थी, इसलिए मुझे चलने में भी ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। लेकिन मेरी अपनी हालत बहुत दुगरगुम हो रही थी। अपने आप को ही घसीटना दुश्वार था और एक सेहतमंद औरत का बोझ कंधे पर लाद कर चलना तो और भी मुश्किल था। मैं लड़खड़ा कर रह गया, संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और धड़ाम से नीचे गिरा। बेला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और फिर दूसरे ही लम्हे परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठा। सर उठाकर देखा तो खौफ से मेरे मुंह से भी हल्की सी चीख निकल गई। एक गिद्ध हमारे सर से 20-22 फीट ऊपर से होता हुआ तकरीबन 15 गज दूर जाकर रेत पर बैठ गया था। इसकी नज़रें हम पर मरकूज थी। एक और गिद्ध नीचे आने के लिए गोता लगा रहा था। बेला भागो, मैं उठते हुए चीखा और बेला का हाथ पकड़ लिया। बेला ने भी सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास कर लिया था। इसमें न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरा हाथ पकड़े मुझसे भी तेज़ दौड़ने लगी। मौत का खौफ इंसान के अंदर इतना हौसला पैदा कर देता है कि वो ताक़ुब में आने वाली मौत को भी पीछे छोड़ देता है। इस वक्त बेला ने भी कुछ ऐसा ही हौसला ऊद कराया था। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। इस वक्त तक 3 गिद्ध रेत पर लैंड कर चुके थे और फुदक फुदक कर आगे बढ़ रहे थे, जबकि फिजा में मंडलाने वाले गिद्ध भी ज़्यादा बुलंदी पर नहीं रह गए थे। हम सुरख चट्टान के दामन में पहुंचकर भी तेज़ी से दौड़ते रहे। अब मैं नहीं, बेला मेरा हाथ पकड़ कर खींच रही थी। चंद गज का फासला तय करने के बाद हम एक कुशादा दराड़ में घुस गए। ये दराड़ काफ़ी कुशादा और तवील थी। इसका इख्तिताम एक खुली जगह पर हुआ। ये दरअसल 2 पहाड़ियाँ थी जो दूर से एक ही लगती थी। एक तरफ ये दोनों चट्टानें आपस में मिली हुई थी। इस तरह अंग्रेजी का हरफ यू बन गया था। इस खुली जगह पर पहुंचकर मैंने ऊपर देखा, आसमान पर गिद्ध मंडला रहे थे। ये गालबन वही गिद्ध थे जो हमारी तरफ से मायूस होकर किसी और शिकार की तलाश में आसमान पर परवाज करने लगे थे। वो गर्दिश करते हुए बुलंदियों की तरफ जा रहे थे। हम साइबान की तरफ आगे को उभरी हुई एक चट्टान के साए में ही बैठ गए। हम दोनों हाँफ रहे थे। पसीना मेरे मसामों से इस तरह बह रहा था जैसे वीराने में लातादाद चश्मे फूट पड़े हों। मैं चट्टान से टेक लगाए बैठा था, अपनी बेरबत तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बाएं तरफ देख रहा था जहां दोनों चट्टानें आपस में मिली हुई थी। लो पानी पी लो, बेला की आवाज़ सुनकर मैं घूम गया। इसके साथ ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सांस की रफ्तार फिर तेज़ हो गई और जिस्म के मसाम फिर पसीना उगलने लगे। दिमाग में धमाके से होने लगे और पूरे बदन पर चिंटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई। बेला ने कमीज़ उतार कर एक तरफ फेंक दी थी। इसके जिस्म के बालाई हिस्से पर अब वो मुख्तसर लिबास था जिसे औरतें लिबास की हैसियत से भी मर्दों की निगाहों से छुपाने की कोशिश करती हैं। बेला का गुदाज बदन इस मुख्तसर तरीन लिबास की कैद से भी आज़ाद होने के लिए मचल रहा था। गुलाबी डहलान पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरी नज़रें गोया इसके बदन पर चिपक कर रह गईं। मेरी प्यास कुछ और बढ़ गई, हलक खुश्क हो गया। मैंने इसके हाथ से मशकीज़ा लेकर मुँह से लगा लिया। पानी के चंद कतरे ही मेरे हलक में गए होंगे, बाकी पानी मेरे गले पर बह रहा था। बेला ने मेरे हाथ से मशकीज़ा ले लिया। मैं पलक झपकाए बगैर बेला की तरफ देख रहा था। मेरे अंदर जलजला सा आया हुआ था, कनपटियाँ सुलग रही थीं। मैंने बेला का हाथ पकड़ लिया और इसे अपनी तरफ खींचने लगा। बेला मेरी नीयत भांप गई। वो हाथ छुड़ाकर मुज़ाहमत करने लगी, लेकिन मैं एक ऐसे तूफ़ान की लपेट में आ चुका था जिसके आगे बंद बांधना मुमकिन नहीं था। वो सैलाब का एक ज़बरदस्त रैला था जो मुझे अपने साथ बहाता ले गया। बेला की मुज़ाहमत भी बराए नाम ही साबित हुई और फिर वो भी मेरे साथ इस सैलाब में बहने लगी। तूफ़ान गुजर गया। अब सुकूत और सन्नाटा सतारी था। ऐसा सन्नाटा है जिसने मेरी रूह को लपेट में ले लिया था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत पुरसुकून और हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा था। इतना हल्का फुल्का कि अपने आप को रूही के गालों की तरह बादलों के साथ हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। मैं बेहिस्सो हरकत पड़ा था और मेरी आंखें बंद थी। मैं इस कैफियत से बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन बेला की चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। बेला खौफजदा सी नज़रों से मेरे पैरों की तरफ देख रही थी। इसने मुंह से कुछ बोलने की बजाय इशारा किया। मैंने इस तरफ देखा तो मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। स्याह रंग का एक बिच्छू मेरे बाएं पैर के टखने की तरफ बढ़ रहा था। पैर और बिच्छू के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था। मैंने बड़ी तेजी से अपना पैर हटाया और उछल कर खड़ा हो गया। इस वक्त बिच्छू ने एक पत्थर पर डंक मार दिया था। वो बिच्छू जिसामत में खासा बड़ा था। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इसे कुचल दिया और एक तरफ पड़े हुए कपड़े उठाकर झाड़ने लगा। मेरा सारा नशा काफूर हो गया था और मैं हकीकत की दुनिया में लौट
रहा था। 1 घंटा पहले तक हम तपते हुए सहरा में मौत से पंजा आजमाई कर रहे थे। महफूज जगह पर आकर कुछ सुकून मिला तो हम भूल गए कि मौत का खौफ क्या होता है, मगर यही खौफ हमें एक बार फिर हकीकत की दुनिया में ले आया था। तुमने बताया था कि इस पहाड़ी में बहुत से गार हैं। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्या ये जगह हमारे लिए महफूज होगी? मेरा मतलब है ये बिच्छू और सांप वगैरह। इसी पहाड़ी की दूसरी तरफ 2-3 गार ऐसे भी हैं जो इन जहरीले हशरातुल अर्स से बिल्कुल महफूज हैं। बेला ने जवाब दिया। इसने शर्ट के नीचे के सिर्फ 2 बटन लगाए थे, ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ था। मैं कई मरतबा वहाँ आ चुकी हूँ, वहाँ कोई चीज़ नहीं है। तो फिर चलो इस तरफ चलते हैं, मैंने कहा। हम इस कुशादा दरार से निकलकर फिर पहाड़ी के दामन में आ गए और इसके साथ साथ चलते रहे। सूरज हमारे सिरों पर चहक रहा था। क़यामत खेज धूप में कदम उठाना मुहाल हो रहा था, मगर हम किसी हद तक ताज़ा दम हो चुके थे। ये सुर्ख पहाड़ी लंबाई में तकरीबन 1 मील के रकबे पर फैली हुई थी, लेकिन निसफ मील का फासला तय करने के बाद बेला फिर एक दराड़ में घुस गई जो ज़्यादा कुशादा नहीं थी। इस आड़ी तिरछी दराड़ में देर तक चलने के बाद हमें गार में दाखिल हो गए। बेला आगे थी और मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। गार में कुछ दूर तक तो मदम सी रोशनी रही और इसके बाद अंधेरा गहरा होता चला गया। मैं दीवार को टटोलता हुआ बेला के कदमों की आवाज़ पर इसके पीछे पीछे चलता रहा। एक जगह बेला ने रुक कर मेरा हाथ पकड़ लिया था। इस गार में 3 मोड़ भी आए थे। बेला जिस तरह बेधड़क चल रही थी, इससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला पहले भी यहाँ आती रही है और पहाड़ी के अंदर गारों के इस रास्ते से बखूबी वाकिफ़ है। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि बेला मुझे किसी जाल में फांसने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन इस ख्याल को फ़ौरन ही जहन से झटक दिया। इस वीराने में इसकी ज़िंदगी भी मेरी ज़िंदगी से मशरूर थी। मुझे किसी जाल में फंसा कर वो अकेली यहाँ से नहीं निकल सकती थी। हम तकरीबन 20 मिनट तक इस तंग और तारीक से गार में चलते रहे और आखिरकार एक कुशादा गार में आ गए। इस गार के दहाने से आने वाली रोशनी से गार के इस हिस्से में तारीकी किसी हद तक दूर हो गई थी। बेला ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं इधर उधर देखने लगा। ये गार इतना कुशादा था कि इसमें कम से कम 200 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। छत कहीं से 7 फीट बुलंद थी और कहीं से बहुत ऊंची दीवारें अगरचे ना हमवार थीं, अलबत्ता फर्श हमवार था। गार के अंदर किसी कदर ठंडक का एहसास भी नुमाया था। बेला गार के दहाने की तरफ जा रही थी, मैं भी इसके पीछे ही चल पड़ा। गार का दहाना ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके सामने तकरीबन 50 फीट तक ढलान चली गई थी। दहाने के दोनों तरफ कुशादा सीढ़ियाँ भी थीं जो चट्टान को काट कर बनाई गई थीं। सामने तहद निगाह सहरा फैला हुआ था। चमकती हुई धूप में निगाह टिकाना मुश्किल हो रहा था। सामने कदरे दाएं तरफ एक रास्ता सा भी नज़र आ रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।